गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम चर्चा करेंगे संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकार पर, या संसदात्मक या अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों पर। बसंत जी गुड इवनिंग, सहदेव जी गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। हंसराज जी गुड इवनिंग, सुमनलता जी गुड इवनिंग। तो दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, एक है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी ये जो दो प्रकार हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर हैं। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। और ये दोनों प्रकार की शासन प्रणाली की बात करें तो एक संसदीय शासन प्रणाली है और दूसरी है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो पहला प्रकार जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर है वो संसदीय शासन प्रणाली है और दूसरी है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और इसके संबंध में बेज हार्ट ने लिखा है कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का एक दूसरे से स्वतंत्र होना अध्यक्षीय शासन का गुण है, वहीं कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होना, संयोजित होना संसदीय शासन प्रणाली का गुण है। तो इसके संबंध में हम बेज हार्ट का कथन लिख सकते हैं और बेज हार्ट के कथन से हमें दोनों में अंतर है वो समझ में आ जाएगा। बेज हार्ट ने लिखा है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का एक दूसरे से स्वतंत्र होना अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। शासन की विशेषता है। और इन दोनों का एक दूसरे से संयोग एवं घनिष्ठता, इन दोनों का एक दूसरे से संयोग एवं घनिष्ठता संसदीय सरकार का या संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है। संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है। प्रणाली का लक्षण है। ठीक है, पहले हम संसदीय शासन प्रणाली को समझते हैं और संसदीय शासन प्रणाली को समझने के बाद हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली को समझेंगे। पहले चर्चा करते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली पर। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करें, कमला जी गुड इवनिंग। प्रकाश जाटव क्या लिखा है, कितना किया?
अभी चालू ही किया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री पर। तो इस शासन प्रणाली की हम बात करें तो इस शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उसके सदस्यों का चुनाव व्यवस्थापिका से किया जाता है। तो कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव व्यवस्थापिका से किया जाता है, व्यवस्थापिका से किया जाता है। बेजहार्ट ने ये लिखा है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का एक दूसरे से स्वतंत्र होना अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है और इन दोनों का अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का एक दूसरे से संयोग एवं घनिष्ठता होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता या लक्षण है। संसदात्मक शासन जो व्यवस्था होती है इसमें जो कार्यपालिका के सदस्य हैं ये व्यवस्थापिका के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। कार्यपालिका का सामान्यतः अर्थ मंत्री परिषद है जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है और मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री आदि जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका से ही बनते हैं। जनता चुनाव व्यवस्थापिका का करती है, मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है, बल्कि व्यवस्थापिका के कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और व्यवस्थापिका के एक सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो व्यवस्थापिका के कुछ सदस्यों को तो मंत्री बना दिया जाता है और एक सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो कार्यपालिका के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। साथ ही इसमें जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के इस विश्वास तक बनी रहती है और सामान्य तो जो व्यवस्थापिका का जो निचला सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका अर्थात जो मंत्री परिषद है ये कह दिया जाता है कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सामान्यतः हम बात करें तो सामान्यतः ये व्यवस्थापिका है ये संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत में निचला सदन है लोकसभा, तो भारत की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका है ये व्यवस्थापिका के विश्वास तक ही अपने पद पर बनी रहती है। व्यवस्थापिका के विश्वास तक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। व्यवस्थापिका के विश्वास तक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है, अर्थात जब व्यवस्थापिका का विश्वास कार्यपालिका पर उठ जाता है तो कार्यपालिका को हटा सकती है व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी और अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को हटा देगी व्यवस्थापिका। सामान्यतः ये निचला सदन करता है, यानी भारत में लोकसभा करती है। लोकसभा कार्यपालिका के प्रति या मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को हटना पड़ता है, यानी सरकार ही हट जाती है। सामान्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं,
लेकिन सामान्य भाषा में कार्यपालिका को ही सरकार कह दिया जाता है, तो उसको कहते हैं सरकार गिरना, सरकार इससे गिर जाती है। ठीक है, तो व्यवस्थापिका के विश्वास तक ही कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। कार्यपालिका पर इसमें संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है, इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो नाम मात्र का कार्य प्रमुख होता है या नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो राज्याध्यक्ष या देश का अध्यक्ष राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, या ब्रिटेन में महारानी होती है या महारानी हो सकती है। राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्याध्यक्ष इसमें नाम मात्र का प्रमुख होता है और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, और अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसमें जो भी राज्याध्यक्ष है, राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, महारानी हो सकती है, ये अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, ये अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। आगे चलें और कुछ बातें करें संसदात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में। इसमें जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद में निहित होती हैं। यानी कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती हैं और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री या चांसलर, जर्मनी में जैसे चांसलर कहा जाता है, होता है। तो इस मंत्री परिषद का मुखिया की हम बात करें, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री या चांसलर होता है। तो इस तरह इसमें जो राज्याध्यक्ष होता है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। संवैधानिक रूप से समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसी में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में या राज्याध्यक्ष में निहित होती हैं। लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है और इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जर्मनी में चांसलर होता है। इस शासन व्यवस्था को यानी संसदीय शासन व्यवस्था को सामान्यतः मंत्रिमंडलात्मक या उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय या उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। उत्तरदायी शासन भी कहा इसको जाता है। मंत्रिमंडलीय या उत्तरदायी शासन कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली को। आइवर जेनिंग्स की बात करें, आइवर जेनिंग्स और आइवर जेनिंग्स ने इसको मंत्रिमंडलीय सरकार कहा है। तो आइवर जेनिंग्स की हम बात करें तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है इसको मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार आइवर जेनिंग्स ने कहा है। वहीं हम बात करें रैमजे म्योर की या रैमजे म्योर की, रैमजे म्योर, और रैमजे म्योर ने
मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज का चालक यंत्र कहा है। तो रैमजे म्योर ने मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज का चालक यंत्र कहा है, चालक यंत्र कहा है। राज्य रूपी जहाज का चालक यंत्र कहा है। वहीं R.H. क्रोसमैन की हम बात करें, R.H. क्रोसमैन, और R.H. क्रोसमैन ने संसदीय सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा है। तो इन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार कहा है, प्रधानमंत्री सरकार कहा है। संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार कहा है R.H. क्रोसमैन ने। वहीं लावेल की हम बात करें, लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब का आधार स्तंभ कहा है। तो लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब का आधार स्तंभ कहा है, आधार स्तंभ कहा है। तो लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक मेहराब का आधार स्तंभ कहा है। आगे चलें। और वहीं हम मैरियट की बात करें, मैरियट और मैरियट ने मंत्रिमंडल को एक ऐसी धुरी कहा है जिसके चारों ओर संसदीय सरकार चक्कर लगाती है या संपूर्ण राजनीतिक यंत्र चक्कर लगाता है। इन्होंने मंत्रिमंडल को, मैरियट ने मंत्रिमंडल को एक ऐसी धुरी कहा है जिसके चारों ओर राजनीतिक यंत्र चक्र लगाता है। मंत्रिमंडल एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक यंत्र चक्र लगाता है। ये जो संसदीय सरकार है, इस सरकार को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिनिस्टर में है और ब्रिटेन की संसद को विश्व की सभी संसदों की जननी माना जाता है। इसी कारण संसदीय सरकार को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कह दिया जाता है। तो संसदीय सरकार को वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। संसदीय सरकार को वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है सभी संसदों की जननी है और ब्रिटेन की संसद वेस्टमिनिस्टर में है। लंदन में एक स्थान है वेस्टमिनिस्टर और वहीं है ब्रिटेन की संसद, और इसी कारण कहा जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल। ब्रिटेन की जो संसद है सभी संसदों की जननी है। ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी है। ब्रिटेन की जो संसद है सभी संसदों की जननी है। और इसके संबंध में एक कथन है मुनरो का। मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों का जनक व ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी है। तो इसके संबंध में मुनरो का कथन है। मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटेन का संविधान
सभी संविधानों का जनक, संविधानों का जनक वह ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी है, सभी संसदों की जननी है। तो मुनरो का कथन भी ध्यान रखें आप कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो तो सभी संविधानों का जनक है, और ब्रिटेन की जो संसद है ये सभी संसदों की जननी है। ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी है। एक कथन वर्ने का है, वर्ने, और वर्ने ने लिखा है कि संसद वह मंच है जहां राजनीतिक नाटक खेला जाता है। तो वर्ने ने लिखा है संसद वह मंच है जहां राजनीतिक नाटक खेला जाता है, जहां राजनीतिक नाटक खेला जाता है। संसद वह मंच है जहां राजनीतिक नाटक खेला जाता है। एक कथन बेज हार्ट का है, और बेज हार्ट का कथन है कि संसदीय शासन एक हाइपन है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ता है। बेज हार्ट का कथन है इसके संबंध में, बेज हार्ट कि संसदीय शासन एक हाइपन है, संसदीय शासन एक हाइपन है जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका को जोड़ता है, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ता है। तो संसदीय शासन को एक हाइपन किसने कहा? तो संसदीय शासन को हाइपन कहा है बेज हार्ट ने, और ये हाइपन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जोड़ने का कार्य करता है। अब आगे हम बात करते हैं विशेषताओं पर। संसदीय शासन की विशेषताएं, संसदीय शासन की विशेषताएं, काफी कुछ विशेषताएं तो हम जब इसके सामान्य परिचय पर बात कर रहे थे तो उसी संबंध में उसी समय हो गई हैं। कुछ और विशेषताएं हैं जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो संसदीय शासन की विशेषताएं, पहली विशेषता की हम बात करें तो पहली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक होती है प्रतीकात्मक कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। तो इसमें एक प्रतीकात्मक कार्यपालिका होती है, प्रतीकात्मक कार्यपालिका होती है, और इस प्रतीकात्मक कार्यपालिका के कुछ और नाम आपको मिल सकते हैं, जैसे संवैधानिक कार्यपालिका, संवैधानिक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। और इस कार्यपालिका का हाइपन क्या है? एक जोड़ने का कार्य करता है। एक मैं लाइन खींचता हूं, ये लाइन हाइपन है, ये है हाइपन, यानी जोड़ने का जो कार्य करे, जोड़ने का जो कार्य करे उसको कहा जाता है हाइपन। ये जो लाइन खींची है इसको हाइपन कहा जाता है। और इस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसको नाम मात्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, देश का प्रमुख कहा जाता है, या राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है। तो प्रतीकात्मक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है
प्रतीकात्मक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उस प्रमुख को नाम मात्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, देश का प्रमुख, राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है। तो संसदीय शासन की विशेषता में हम पहली विशेषता लेकर चलिए। हमने पहली विशेषता ली कि एक प्रतीकात्मक कार्यपालिका होती है। इस प्रतीकात्मक कार्यपालिका को संवैधानिक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। कार्यात्मक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसको संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, देश का प्रमुख और राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, यानी जो प्रतीकात्मक कार्यपालिका का प्रमुख है उसकी हम बात करें तो प्रतीकात्मक कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। प्रमुख होगा कौन प्रतीकात्मक कार्यपालिका का, तो प्रतीकात्मक कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, या फिर राजा होता है, या फिर महारानी होती है। राष्ट्रपति जैसे भारत में होता है, राष्ट्रपति जर्मनी में होता है, राष्ट्रपति इटली में होता है। भारत, जर्मनी, इटली आदि में राष्ट्रपति होता है। राजा फ्रांस में होता है। महारानी की बात करें तो महारानी ब्रिटेन में होती है, महारानी ब्रिटेन में होती है। तो प्रमुख प्रतीकात्मक कार्यपालिका का प्रमुख की बात हो गई कि प्रतीकात्मक कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा, प्रतीकात्मक कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो या तो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होता है भारत, जर्मनी, इटली आदि में, या फिर राजा होता है, राजा फ्रांस में है, या फिर महारानी है, महारानी ब्रिटेन में है। तो पहली विशेषता हमने क्या ली कि एक प्रतीकात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। दूसरी विशेषता लें, इन दो तरह की कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाएगी। एक प्रतीकात्मक हो गई और दूसरी होती है राजनीतिक या वास्तविक कार्यपालिका। तो एक इसमें राजनीतिक या वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं कि एक राजनीतिक या वास्तविक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक या वास्तविक कार्यपालिका होती है। और राजनीतिक या वास्तविक कार्यपालिका की हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद होता है, या चांसलर या उसका मंत्री परिषद होता है। तो इसमें प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद शामिल होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। और वास्तव में जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो राजनीतिक कार्यपालिका ही करती है। इसी कारण राजनीतिक कार्यपालिका को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। शासन की वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग किया जाता है वो मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसी कारण इसको वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। और सभी कार्य जो होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख के नाम पर होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इस कारण उसको कहा जाता है संवैधानिक प्रमुख। यानी संविधान ने प्रमुख बनाया राष्ट्रपति को, लेकिन कुछ ऐसी बातें और जोड़ दी जिसकी वजह से वास्तविक प्रमुख बन गए प्रधानमंत्री। संविधान में सभी शक्तियां दी गई राष्ट्रपति को या संवैधानिक प्रमुख को, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करता है मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति के लिए एक बात जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, और मंत्री परिषद की सलाह को मानना कुछ जगह बाध्यकारी भी कर दिया गया। तो इस कारण मंत्री परिषद ने जो बातें राष्ट्रपति को कही, राष्ट्रपति वैसी ही बातें लागू कर देता है।
यानी नाम से कार्य किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से, इसलिए नाम मात्र। संविधान ने प्रमुख बनाया इसलिए संविधान का प्रमुख, लेकिन वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करती है कार्य मंत्रिपरिषद, इसलिए वास्तविक प्रमुख। तीसरी विशेषता, पहली विशेषता प्रतीकात्मक कार्यपालिका, दूसरी विशेषता राजनीतिक या वास्तविक कार्यपालिका, और संसदीय शासन की तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संगठित होती हैं या दोनों में संबंध है वो परस्पर घनिष्ठ होता है। तो इसमें कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, यानी चुनाव में जिस भी दल को बहुमत मिलता है, चुनाव में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का शासन होता है, और उस दल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो संसदीय शासन में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें होता है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अर्थात यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटना पड़ता है। वहीं यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री भी त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, यानी इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें जो नेतृत्व होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं इसमें दोहरी सदस्यता पाई जाती है, दोहरी सदस्यता होती है, यानी एक व्यक्ति कार्यपालिका का भी सदस्य होता है और वही व्यक्ति व्यवस्थापिका का भी सदस्य होता है। तो जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री, इनके पास दोहरी सदस्यता होती है कि कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं मंत्री के रूप में, और उससे पहले चुनाव ये लड़ते हैं और चुनाव लड़के संसद के सदस्य बनते हैं। दोहरी सदस्यता होती है, यानी एक व्यक्ति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का सदस्य होता है, तो दोहरी सदस्यता इसमें होती है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें निचले सदन का विघटन किया जा सकता है, राज्याध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख के द्वारा निचले सदन का विघटन किया जा सकता है। तो निचले सदन का विघटन किया जा सकता है। और अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें गोपनीयता पाई जाती है, गोपनीयता पाई जाती है। जब भी मंत्री बनता है कोई भी व्यक्ति तो वो एक शपथ लेता है और उस शपथ में वह गोपनीयता की शपथ भी लेता है, तो इसमें गोपनीयता पाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था में। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई संसदीय शासन व्यवस्था की। लगभग 9 विशेषताओं पर हमने चर्चा की, और इन 9 विशेषताओं को समझने के बाद हमें संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस संसदीय शासन व्यवस्था के गुण देख लेते हैं। गुण,
संसदीय शासन व्यवस्था के गुण। पहला गुण हम इसका बता सकते हैं कि ये उत्तरदायी शासन होता है। संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायी शासन होता है, जिसमें मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संपूर्ण सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायी शासन होता है। और इसके संबंध में एक कथन है डायसी का। डायसी का कथन है इसके संबंध में, और डायसी ने लिखा है कि मंत्रिमंडल को जनता के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ता है। मंत्रिमंडल को जनता के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि इस पर ही उसका अस्तित्व निर्भर है। क्योंकि इस पर ही उसका अर्थात कार्यपालिका का उसका अस्तित्व निर्भर है। मंत्रिमंडल को जनता के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि इस पर उसका अस्तित्व निर्भर है। दूसरी विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगता है। तो शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। दूसरी विशेषता, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से चुनी जाती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका कभी भी कार्यपालिका को हटा सकती है। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति या जो राज्य प्रमुख है वो भी विधायिका को बीच में भंग कर सकता है। यानी कार्यकाल के पूर्व ही विधायिका को भंग किया जा सकता है। इसलिए इसमें शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगता है। तो शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध इसमें लगता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें विधायिका व कार्यपालिका में निकट संबंध होता है या निकट संपर्क होता है। विधायिका व कार्यपालिका में निकट संपर्क होता है। विधायिका व कार्यपालिका में निकट संपर्क होता है। और अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें विरोधी दल का भी महत्व होता है। विरोधी दल का महत्व होता है, यानी इसमें न केवल जो शासन में दल है उसी का महत्व होता है, बल्कि इसके अलावा विरोधी दल का महत्व भी होता है। और जो भी विरोधी दल है जो विपक्ष में है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है, और विपक्ष की भूमिका निभाकर वह सरकार पर प्रतिबंध लगाता है, सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। इस कारण इसमें विरोधी जो दल है उसकी भी भूमिका होती है या महत्व होता है। इसमें जो सर्वसाधारण की प्रभु सत्ता है उसका निरंतर सम्मान होता है। सर्वसाधारण की प्रभु सत्ता का निरंतर सम्मान होता है। सर्वसाधारण की प्रभुता का निरंतर सम्मान होता है। और हम बात करें कुछ और गुणों की, तो इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों को शासन करने का मौका प्राप्त होता है। क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो एक से अधिक राजनीतिक दलों का शासन स्थापित होता है। साथ ही चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों को
शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। जो भी सरकार में जाएगा, जिसने भी अधिक मत प्राप्त किए हैं, वह सरकार बनाता है। यानी छठी विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों को शासन का मौका प्राप्त होता है, शासन का मौका प्राप्त होता है। साथ ही इसमें जो जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। और ये जो प्रणाली है ये सरल व सुनम्य है, सरल व सुनम्य प्रणाली है। संसदीय जो शासन व्यवस्था है ये सरल और सुनम्य प्रणाली है। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। लगभग 8 गुणों पर हमने चर्चा की। पहला, उत्तरदायी शासन। दूसरा गुण, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। तीसरा गुण, विधायिका और कार्यपालिका में निकट संपर्क। चौथा गुण, विरोधी दल का महत्व। पांचवा गुण, सर्वसाधारण की प्रभु सत्ता का निरंतर सम्मान। छठा गुण, एक से अधिक राजनीतिक दलों को शासन का मौका। सातवां गुण, जनता को राजनीतिक शिक्षा इसमें प्राप्त होती है। और आठवां गुण हम बता सकते हैं कि यह सुनम्य और सरल शासन प्रणाली है। अब गुण और विशेषता हमने देख ली, तो अब दोष भी देख ले, क्योंकि दोष भी होते हैं। जब गुण होंगे तो दोष भी होंगे। तो दोष, संसदात्मक शासन व्यवस्था के दोष। संसदात्मक शासन प्रणाली के दोष। पहला दोष तो हम यही बता सकते हैं कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका ही विधायिका से चुनी जाती है। तो इसमें शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है या संसदीय शासन प्रणाली है, ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। तो पहला दोष तो इसका यही है कि ये संसदीय पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा इसका दोष ये है कि इस शासन प्रणाली में मंत्रियों के पास कार्यों की अधिकता होती है। तो मंत्रियों के पास कार्यों की अधिकता, मंत्रियों के पास कार्यों की अधिकता होती है। तीसरी इसका गुण, दोष चल रहे हैं। तीसरा इसका दोष ये है या अवगुण ये है कि मंत्रियों के पास योग्यता और क्षमता का अभाव होता है। हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसे ऐसे मंत्री बन जाते हैं जिनको सही तरीके से बोलना नहीं आता है, जिनको यहाँ तक वो निरक्षर होते हैं, पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, तो वो अयोग्य होते हैं। जनता जिनको भी चुन देती है, चाहे वो योग्यता और क्षमता रखता हो या नहीं रखता हो। तो इसमें ये दोष पाया जाता है कि इसमें जो मंत्री हैं वो अयोग्य व क्षमताहीन होते हैं। तो मंत्रियों के पास योग्यता व क्षमता का अभाव होता है। मंत्रियों के पास योग्यता और क्षमता का अभाव होता है। कभी कभी शासन व्यवस्था में ये देखने को मिलता है कि जो भी सत्तारूढ़ दल है वो अपनी निरंकुशता स्थापित कर लेता है। जब भी उसको बहुमत प्राप्त होता है, पूर्ण बहुमत जब भी प्राप्त होता है सत्तारूढ़ दल को, तो वह निरंकुशता स्थापित कर लेता है। तो एक दोष इसका ये भी है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की
निरंकुशता। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की निरंकुशता इसमें पाई जाती है। जब भी सत्तारूढ़ दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी पूर्ण बहुमत होता है, तो ऐसी स्थिति में वो निरंकुश बन जाता है। अगले दोष की हम बात करें, अगला जो दोष या कमी है इसकी, वो ये है कि इसमें अस्थिर शासन होता है। अस्थिर शासन होता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका कभी भी हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कभी भी हटा सकती है। इस कारण ये जो शासन है अस्थिर शासन है। अस्थिर शासन है क्योंकि कार्यपालिका को कभी भी हटाया जा सकता है। इसमें एक दोष ये भी देखने को मिलता है कि इसमें दल बदल की राजनीति पाई जाती है। दल बदल की राजनीति पाई जाती है। दल बदल की राजनीति इसमें पाई जाती है। संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। संकट काल के लिए जो उपयुक्त होता है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है। संसदीय शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें जल्दी से राजनीतिक निर्णय नहीं लिए जाते हैं, नहीं लिए जा सकते हैं। जबकि संकट काल में तो जल्दी से जल्दी राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पाता है। तो संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। संकट काल के लिए अनुपयुक्त है और इसमें उग्र राजनीतिक दल बंदी पाई जाती है। उग्र राजनीतिक दल बंदी पाई जाती है। तो ये इसके अवगुण हैं, कमियां हैं, दोष हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं। कुछ उदाहरण हम लिखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वाले देश। संसदीय शासन प्रणाली वाले देश भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, इटली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और सबसे प्रमुख जो उदाहरण तो हम भूल रहे हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो संसदों की जननी है, संसदों की जननी। ब्रिटेन की जो संसद है वो सभी संसदों की जननी है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, इटली, बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान आदि है, ब्रिटेन है। उग्र राजनीतिक दल बंदी क्या होती है? अच्छा, दोष है। उग्र राजनीतिक दल बंदी का मतलब है कि एक राजनीतिक दल के जो नियम हैं या एक राजनीतिक दल का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो का पालन उस राजनीतिक दल के सभी सदस्यों को करना पड़ता है और कोई नहीं करता है तो उसके लिए विहिप जारी किया जाता है, विहिप या सचेतक जारी किया जाता है। साथ ही गठबंधन इसमें पाया जाता है, विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन भी पाया जाता है। साथ ही जब भी कोई सदस्य अपने दल के निर्णय के विरुद्ध जाता है तो उसको दल से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात राजनीतिक दल बंदी। अर्थात जो दल होता है उसमें बंधन पाया जाता है सभी सदस्यों के मध्य और वो उग्र होता है। किसी को भी अपने दल के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं होता है, उसको कहा जाता है उग्र राजनीतिक दल बंदी।
क्लियर। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश हो गए, और इन्हीं में हम दो देशों के संविधान की बात करें, कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की संविधान की। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में विपक्ष के नेता को संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो नोट लगा के लिख सकते हैं आप इसको कि कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता को संवैधानिक मान्यता दी गई है। विपक्ष के नेता को कनाडा में संवैधानिक मान्यता दी गई है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपने उसका रेजुलेशन बढ़ा लीजिए, फ़ोन का देख लीजिए कहीं 180 के आसपास नहीं चल रहा, उसको बढ़ा लीजिए। 240 का ऑप्शन मिलता है या 360 का जो ऑप्शन मिलता है उस पर कर लीजिए। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष का नेता है उसको संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई है। आगे बात करें, जर्मनी में जो राजनीतिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख होता है उसको चांसलर कहा जाता है। तो जर्मनी में प्रधानमंत्री न कहकर चांसलर कहा जाता है। वहीं हॉलैंड या नीदरलैंड की बात करें, हॉलैंड या नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ कहा जाता है मिनिस्टर प्रेसिडेंट। तो जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है, वहीं हॉलैंड या नीदरलैंड में प्रधानमंत्री को कहा जाता है मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स। और विपक्ष के संबंध में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। और इसके संबंध में आइवर जेनिंग्स ने लिखा है कि जहां विपक्ष नहीं होता है वहां लोकतंत्र भी नहीं होता है। और विपक्ष पहाड़ी पर चढ़ती हुई सरकार रूपी गाड़ी का ब्रेक है। तो विपक्ष की भूमिका के संदर्भ में आइवर जेनिंग्स ने लिखा है कि जहां विपक्ष नहीं है वहां लोकतंत्र भी नहीं है। विपक्ष पहाड़ी पर चढ़ती सरकार रूपी गाड़ी का ब्रेक है। विपक्ष पहाड़ी पर चढ़ती हुई सरकार रूपी गाड़ी का ब्रेक है। तो ये हो गई संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली। आगे चलते हैं और दूसरी शासन प्रणाली पर चर्चा करते हैं। और दूसरी शासन प्रणाली है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली।
तो अब हम लेकर चलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। और अभी तक हमने संसदीय शासन प्रणाली की बात की। अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ये संसदीय शासन प्रणाली के ठीक विपरीत है, ठीक विपरीत है। तो जो जो बातें हमने संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत की हैं, उसके ठीक विपरीत बातें हम करने वाले हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका एक और भी नाम मिलता है, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी इसको कहा जाता है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव विधायिका से होता है, तो इसका ठीक विपरीत होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अर्थात यहाँ कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव स्वतंत्र होता है, कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, यहाँ ठीक विपरीत होगा। अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, नहीं होती है। उत्तरदायी नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका है वो स्वतंत्र पाई जाती है। तो यहाँ स्वतंत्र कार्यपालिका होती है, स्वतंत्र कार्यपालिका इसमें पाई जाती है। आगे चलते हैं। जहां संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका थी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी थी राजनीतिक कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हम बात करें तो यहाँ केवल एक ही कार्यपालिका पाई जाती है और वो होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ एक ही कार्यपालिका पाई जाती है, एक ही कार्यपालिका होती है और वह कार्यपालिका कौन सी होगी? वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और इस वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। प्रमुख पूछ लिया जाए तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री था। और यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है। अर्थात यहाँ जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख भी होता है, साथ ही साथ देश का प्रमुख भी होता है। तो राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख, व देश का प्रमुख दोनों होता है, दोनों होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, देश का भी प्रमुख होता है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख था प्रधानमंत्री और देश का प्रमुख था राष्ट्रपति। यानी यहाँ प्रधानमंत्री पद नहीं पाया जाता है, प्रधानमंत्री यहाँ पद नहीं पाया जाता है। आगे बात करें, जहां उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया था, वहीं
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात हम करें तो यहाँ राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, केवल सहायता के लिए होती है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। मंत्री परिषद केवल राष्ट्रपति को सहायता देने तक सीमित है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है। और इस मंत्री परिषद के सदस्यों का सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के अनुसार ही नियुक्त किए जाते हैं। तो सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होती है। इसमें जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, जहां संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार नियुक्त होते हैं और यहाँ राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नियुक्त होते हैं। मंत्री परिषद संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्यों को कहा जाता है मंत्री, और वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्यों को कहा जाता है सचिव। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को सचिव कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या कहा जाता है? तो सचिव कहा जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाएगा? मंत्री कहा जाएगा। अब संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करें तो वहाँ जो मंत्री हैं वो राजनीति दल से संबंधित होते हैं, अर्थात जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उसी दल के मंत्री होंगे, उसी दल का प्रधान मंत्री होगा। मैं बात कर रहा हूँ संसदीय शासन प्रणाली के। या फिर गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन में जितने भी दल हैं उन दलों से संबंधित होंगे मंत्री। लेकिन अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, यहाँ मंत्री किसी भी दल से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ मंत्री बोल रहा हूँ, सचिव बोला जाता है। यहाँ जो सचिव होते हैं वो योग्यता व क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं, दल के आधार पर न चुनकर योग्यता व क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं। तो सचिव दल के आधार पर न चुनकर योग्यता व क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं, योग्यता व क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं, योग्यता व क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं। और इन सचिवों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। सचिवों का कार्यकाल की हम बात करें तो सचिवों का जो कार्यकाल है, सचिवों का कार्यकाल, और ये कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, बल्कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति इनको चाहेगा तब तक इनको रख सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति को सचिव अच्छा नहीं लगेगा तो उसकी जगह दूसरा सचिव नियुक्त कर लेगा। तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। वहीं संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करें तो वहाँ मंत्रियों का कार्यकाल, बताओ कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है?
बताइए। हम भारत के संविधान के संदर्भ में इसको बता सकते हैं कि भारत में जो मंत्री परिषद या मंत्री परिषद से संबंधित जो मंत्री हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, बताइए। किसी को नहीं पता? संसदीय शासन प्रणाली, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत के जो मंत्री हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, या मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है। आंसर दे रहे हो या मैं दूं फिर? किसी का आंसर नहीं आ रहा है। लोकसभा में विश्वास या पीएम, विधायिका के विश्वास, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, जो आपने लिखा है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, ये तो बिल्कुल गलत है। पीएम के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल गलत है। हाँ, विधायिका के विश्वास, दो शब्द हैं, एक है मंत्री परिषद और एक है मंत्री। एक है मंत्री। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है, अभी हम बात कर रहे थे, ये तो व्यवस्थापिका के विश्वास तक, व्यवस्थापिका के विश्वास तक, और भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा के विश्वास तक, लोकसभा के विश्वास तक, विश्वास तक। और अन्य देशों में जो संसदीय शासन व्यवस्था में जो निचला सदन है उसके विश्वास तक होता है मंत्री परिषद का कार्यकाल। एक शब्द आता है मंत्री, और मंत्री का जो कार्यकाल होता है ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ध्यान रखें इन शब्दों को, बड़े ही एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं और एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। मंत्री का कार्यकाल पूछा जाता है तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल पूछा जाता है तो व्यवस्थापिका के विश्वास पर तक या लोकसभा के विश्वास तक होता है। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रखें, क्योंकि भारत के जो मंत्री हैं या संसदीय व्यवस्था में जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो प्रधानमंत्री के कहने पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जिन जिन की सूची देगा राष्ट्रपति को, उन्हीं को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति का विवेक नहीं होता है, लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। साथ ही किसी मंत्री को बीच में हटाना है तो वो भी कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो प्रधानमंत्री के कहने पर हटाता है, प्रधानमंत्री के कहने पर हटाता है, लेकिन हटाता है राष्ट्रपति ही। और इसके लिए संविधान में यही शब्द प्रयोग किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। कहीं भी 5 साल मत कर देना। मंत्री परिषद का कार्यकाल और मंत्रियों का कार्यकाल कहीं भी 5 साल मत कर देना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन वहां 5 साल भी आपको मिल सकता है, वो मत कर देना। ठीक है, तो ये बीच में क्वेश्चन आ गया था। तो सचिवों का जो कार्यकाल होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। न्यू क्वेश्चन नहीं, वो तो एक क्वेश्चन बीच में आ गया था, अभी क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करेंगे। एक बार सिलेबस कर लें, फिर उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो उसमें क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बड़े ही कंफ्यूज करते हैं। जिनका आता हुआ आंसर गलत होता है तो वो देखेंगे बाद में। अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। हाँ, टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वह मैं वहां डाल दूंगा। सचिवों का कार्यकाल हो गया। इसके एक कथन है, गार्नर का कथन है, गार्नर
वैसे भारतीय संविधान के संदर्भ में कार्यकाल को लेकर तो बड़े ही कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप बहुत ही गलत देते हो। जैसे एक वो राज्यसभा के कार्यकाल के संबंध की बातें आ जाती हैं, वहां अधिकतर का गलत आंसर आ जाता है। बताइए, अब ये दिमाग में मेरे आए गया तो मैं पूछ लेता हूं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बड़े इजी क्वेश्चन है और इनमें हमारा आंसर गलत होता है। संगीता 6 साल। और बताइए। प्रकाश जाटव 6, हंसराज जी परमानेंट, और पुष्कर सामोता परमानेंट, कमला परमानेंट स्थायी सदन। अभी जिन्होंने भी 6 साल आंसर दिया है बिल्कुल गलत आंसर दिया है। 6 साल जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल गलत आंसर दिया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसका कार्यकाल नहीं होता है। ध्यान रखें इस बात को। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बड़े ही गलत होते हैं। किसी भी देश की संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था का जो भी उच्च सदन होगा वो स्थायी सदन ही होगा, उसका कार्यकाल नहीं होता है बल्कि कार्यकाल होता है उसके सदस्यों का। जैसे भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है तो वो 6 वर्ष आप दे सकते हैं आंसर, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है तो वो फिर स्थायी सदन हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे तब और क्लियर हो जाएंगे। बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं और उनको हम गलत कर देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होगा? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे। राज्यसभा का सभापति, वैसे अभी हम बात कर रहे थे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सभापति का कार्यकाल कितना होता है। सहदेव पचार ने उत्तर दिया है 5 ईयर्स। और भी दीजिए भाई। कमला जी 5 ईयर, बसंत जी 5 ईयर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 ईयर। इसका सही आंसर है 5 साल, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, यानी जो भी सभापति होगा, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, यानी पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इसलिए कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल है तो क्यों ना सभापति का भी 6 साल करके चले जाए, बल्कि वो तो उपराष्ट्रपति है और वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है जितना ही होगा तो 5 साल हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हमारे टॉपिक पर। जब ये संविधान पर चलेंगे तब इन पे अच्छे से बातें करेंगे। कार्यकाल को लेकर काफ़ी जो कंफ्यूज हैं उन पे बातें कर लेंगे। गार्नर ने लिखा है अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल तथा बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल तथा बहुत कुछ सीमा तक
अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। और ये कथन है गार्नर का। आगे चलें, अब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित जो देश हैं उनके उदाहरण देख लेते हैं। जिस तरह संसदीय शासन व्यवस्था के देशों के उदाहरण हमने देखे, तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के उदाहरण। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की जननी मानी जाती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की जननी, और वो मानी जाती है अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जनक या जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। अन्य देशों के उदाहरण हम यहाँ शामिल करें तो जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अन्य देशों के उदाहरण की हम बात कर रहे थे। तो अन्य देश हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा अफगानिस्तान, मैक्सिको, फिलीपींस आदि। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, मैक्सिको, फिलीपींस आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देश हो गए। जननी पूछी जाती है तो जननी इसकी अमेरिका है।
जननी कौन है? अमेरिका है। अन्य देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, मैक्सिको, फिलीपींस आदि। मैक्सिको, फिलीपींस आदि। ठीक है, आगे बात करें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं पाई जाती हैं, साथ ही संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी पाई जाती हैं, और ऐसे देशों को कहा जाता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन। ऐसे देशों को कहा जाता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, या इसको अर्ध संसदीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अर्ध संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश, शासन व्यवस्था वाले देश। अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश। अब इनके उदाहरणों की हम बात करें तो इसमें फ्रांस के अलावा ईरान, रूस, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, पोलैंड आदि। फ्रांस, ईरान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, पोलैंड आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। तो हम बात कर रहे थे उदाहरणों पर, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के उदाहरण। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के उदाहरण में हमने जननी बताया अमेरिका को, और अन्य उदाहरण ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, मैक्सिको, फिलीपींस आदि को लिया है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता। एक एक विशेषता पर बात हम करते हैं। पहली विशेषता लेते हैं। पहले इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि इसमें शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण एवं संतुलन पाया जाता है। और शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन पर तो हमने विस्तार से चर्चा की थी, जो अमेरिका से संबंधित है। तो पहली जो विशेषता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की, वो यही बता सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण एवं संतुलन। शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन इस शासन व्यवस्था में पाया जाता है। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल। चाहे व्यवस्थापिका की हम बात करें, चाहे हम व्यवस्थापिका की बात करें, चाहे हम कार्यपालिका की बात करें, दोनों का ही कार्यकाल निश्चित होता है। संसदीय शासन प्रणाली की तरह नहीं होता है कि राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकता है, विधायिका कार्यपालिका को हटा सकती है। ऐसा इसमें नहीं होता है। यानी इसमें ना तो राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकता है और ना ही विधायिका कार्यपालिका को इसमें हटा सकती है। तो कार्यकाल निश्चित होता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें एकल कार्यपालिका पाई जाती है। एकल कार्यपालिका पाई जाती है और कार्यपालिका की जो समझ शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जहां संसदीय शासन व्यवस्था की हम बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में दो कार्यपालिका थी, एक नाम मात्र की और दूसरी थी वास्तविक।
लेकिन इसमें एक ही कार्यपालिका होती है, उसको वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इन कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो एकल कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो विधायिका नहीं करती है। संसद में या संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो विधायिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है या संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है वो विधायिका के द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव विधायिका नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव विधायिका नहीं करती है बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है। इसमें जो राष्ट्रपति है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में संसद का सदस्य होता है राष्ट्रपति, और अध्यक्ष में तो ठीक उल्टा होगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का ही सदस्य होगा, अंग होगा, व्यवस्थापिका का अंग नहीं होता है। तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग नहीं होता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग नहीं होता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें राष्ट्रपति विधानमंडल को समय से पहले भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति विधानमंडल को समय पूर्व भंग नहीं कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता है। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि इसमें से शासन की कुशलता पाई जाती है। शासन की कुशलता इसमें पाई जाती है, क्योंकि मंत्री परिषद के जो सदस्य सचिव होते हैं वो योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, वो क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं, किसी राजनीतिक दल से संबंधित होने के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। तो मंत्रियों यानी सचिवों के पास योग्यता और क्षमता होती है। इस कारण यहाँ का जो शासन है वो कैसा होता है? कुशल शासन होता है। तो इसमें शासन की कुशलता पाई जाती है। साथ ही इसमें प्रशासनिक एकता पाई जाती है। 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 इसका मतलब ये क्या हुआ कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो एक राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति पूरी कार्यपालिका का प्रमुख है। सचिव जो भी हैं, मंत्रिपरिषद के सचिव, ये केवल उसको सलाह देने का कार्य करते हैं। सलाह मानना या न मानना वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए एक व्यक्ति पूरे प्रशासन को करेगा तो प्रशासनिक एकता पाई ही जाएगी। प्रशासनिक एकता इसमें पाई जाती है। दलबंदी दोषों से मुक्त होता है। दलबंदी दोषों से मुक्त होता है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में उग्र दलबंदी पाई जाती है, वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली दलबंदी दोषों से मुक्त होता है। दलबंदी दोषों से मुक्त होता है। और इसके संबंध में एक कथन है ब्राइस का कथन है ब्राइस। और ब्राइस ने लिखा है, संसदीय शासन व्यवस्था की तुलना में, संसदीय शासन व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षात्मक
सरकार में दलबंदी की बुराइयां कम होती हैं। संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षीय सरकार में दलबंदी की बुराइयां कम होती हैं। और अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि ये संकट काल के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली है। जहां संसदीय शासन प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं थी, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त प्रणाली है। संकट काल के लिए उपयुक्त प्रणाली है। और इसके संबंध में कथन है गिलक्राइस्ट का। गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय संकट के समय नियंत्रण की एकता, निर्णय में शीघ्रता और संगठित नीति की मांग होती है। और ये सब बड़ी अच्छी मात्रा में अध्यक्षात्मक व्यवस्था में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो ये कथन हो गया गिलक्राइस्ट का। अब हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषताएं हो गई। अब उसके बाद में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों पर चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष। पहला दोष हम बता सकते हैं कि निरंकुश व उत्तरदायी शासन होता है, क्योंकि शासन के तीनों अलग अलग अंग होते हैं। किसी को भी कार्यकाल से पूर्व हटाया नहीं जा सकता है, तो इस कारण इनमें निरंकुशता आ जाती है और उत्तरदायित्व इसमें नहीं रहता है। तो पहला दोष तो इसका यही है कि निरंकुश व अनुत्तरदायी शासन है। निरंकुश व अनुत्तरदायी शासन है। दूसरे दोष की हम बात करें तो इसमें शासन में गतिरोध की संभावना होती है। शासन में गतिरोध की संभावना, क्योंकि तीनों जो अंग हैं वो स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो अलग अलग और स्वतंत्र होने के कारण एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने का कार्य कर सकते हैं। तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो शासन में गतिरोध की संभावना अध्यक्ष शासन प्रणाली में होती है। इसमें लचीलेपन का अभाव पाया जाता है। लचीलेपन का अभाव पाया जाता है। अगला दोष इसमें बता सकते हैं कि विधि निर्माता और प्रशासकों के मध्य समुचित सहयोग स्थापित नहीं होता है, क्योंकि विधि निर्माता विधायिका से रिलेटेड है और प्रशासनकर्ता यानी कार्यपालिका से संबंधित हो गए। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग होने के कारण समुचित सहयोग इनमें स्थापित नहीं हो पाता है। तो इसमें
विधि निर्माता, विधि निर्माता और प्रशासकों में समुचित सहयोग नहीं हो पाता है। इसमें विधि निर्माता और प्रशासकों के बीच समुचित सहयोग नहीं हो पाता है। और अगला इसका जो दोष है वो हम बता सकते हैं कि इसमें एक विपक्ष का अभाव होता है। पांचवा दोष हम बता सकते हैं कि मजबूत विपक्ष का अभाव होता है। मजबूत विपक्ष का अभाव अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ दोष हो गए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष हो गए। अब एक शब्द आया था अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय शासन प्रणाली। क्यों ना हम इस पे भी चर्चा कर लें, लगे हाथ। तो अर्ध अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय दिए शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय शासन प्रणाली। तो ये जो शासन प्रणाली है एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषता होती हैं और संसदीय शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं होती हैं, अर्थात दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। और अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है फ्रांस को। तो इसका जनक की हम बात करें, इस शासन प्रणाली के जनक की, तो इस शासन प्रणाली का जनक माना जाता है फ्रांस को। और फ्रांस में ये जो शासन प्रणाली थी ये 1958 से लागू हुई। 1958 में फ्रांस में जब 5वां गणतंत्र लागू हुआ था तो 5वें गणतंत्र से वहाँ अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो जनक फ्रांस है और 1958 से यहाँ लागू है। 1958 से लागू है और 5वें गणतंत्र के रूप, जब 5वां गणतंत्र जब फ्रांस में लागू हुआ उस समय से ये लागू है। ठीक है, तो जनक की बात हो गई। इसके कुछ और भी नाम मिलते हैं, जैसे फ्रांस का जो अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसके कुछ नाम मिलते हैं, जैसे टेलर मेडले संविधान, टेलर मेडले संविधान, संकट काल का शिशु, संकट काल का शिशु, चार्ल्स द गोल का संविधान, चार्ल्स द गोल का संविधान। टेलर मेडले संविधान, संकट काल का शिशु, चार्ल्स द गोल का संविधान आदि इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। अब इसमें दो शब्द हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदात्मक। पहले हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक की। अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है इसमें राष्ट्रपति का पलड़ा भारी होता है। राष्ट्रपति का पलड़ा भारी होता है। राष्ट्रपति का पलड़ा भारी होता है। इसमें राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष और देश का अध्यक्ष दोनों ही होता है। राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष दोनों होता है।
राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों ही होता है। इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए होता है। निश्चित अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए होता है। साथ ही इसमें राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। जा सकता है। वहीं हम बात करें अर्ध संसदीय की। अर्ध संसदीय, अर्ध संसदीय, अर्ध संसदीय में प्रधानमंत्री होता है लेकिन कमजोर होता है। इसमें एक प्रधानमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री क्या होता है? कमजोर होता है। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो गया अर्ध संसदीय। तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय पर हमारी बातें हो गई। अब एक शब्द और आता है राष्ट्रीय सरकार। इस पे चर्चा और कर लेते हैं। राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार। और राष्ट्रीय सरकार की जो स्थापना की गई थी ये ब्रिटेन में 1940 में की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। तो इसकी जो स्थापना की गई 1940 में ब्रिटेन में, 1940 में ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा 1940 में ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो संसदीय दोषों को दूर करने के लिए की गई थी। अर्थात जो संसद है वो संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए जो संकट काल के लिए उपयुक्त होगी और संसद के दोषों को दूर करेगी। तो संसद के दोषों को दूर करने में सहायक या समर्थ, संसद के दोषों को दूर करने में समर्थ है। संसद के दोषों को दूर करने में ये समर्थ है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें विंस्टन चर्चिल ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यदि हमें त्वरित रूप से निर्णय लेना है, शीघ्रता से निर्णय लेना है, तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा कर दिया जाए और सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। अर्थात लेबर पार्टी और दूसरी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, दोनों को मिलाकर संयुक्त सरकार बनाई जाए ताकि शीघ्रता से निर्णय हो सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान त्वरित निर्णय लेने के लिए, त्वरित निर्णय लेने के लिए चर्चिल ने कहा कि, चर्चिल ने कहा कि
कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिमंडल का आकार छोटा किया जाए, पहली बात। सर्वदलीय सरकार बनाई जाए, सर्वदलीय सरकार बनाई जाए, अर्थात लेबर व लिबरल पार्टी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, स्थान दिया जाए। लेबर व लिबरल पार्टी दोनों को मंत्रिमंडल में स्थान दे देंगे तो दोनों मिलजुल कर निर्णय करेंगे। वो जो भी विपक्ष में दल है वो उसका विरोध नहीं करेगा, बल्कि मिलजुल कर कार्य करेंगे तो शीघ्रता से निर्णय हो जाएंगे। तो संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही राष्ट्रीय सरकार की अवधारणा विंस्टन चर्चिल ने दी थी, 1940 में दी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दी थी। और इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा हो ताकि निर्णय लेने में आसानी हो, साथ ही सर्वदलीय सरकार हो, यानी लेबर और लिबरल दोनों ही पार्टियों के दलों को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए। और इसके संबंध में कहता है चर्चिल कि राष्ट्रीय संकट से निपटने में राष्ट्रीय सरकार ही सहायक हो सकती है। यही उसकी क्या धारणा होगी, राष्ट्रीय सरकार की अवधारणा हो गई। और इसके संबंध में चर्चिल ने कहा है कि राष्ट्रीय संकट को राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही दूर किया जा सकता है, सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय संकट को राष्ट्रीय सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है, ये कथन किसका है? विंस्टन चर्चिल का है, तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का है। और इसी के साथ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो समाप्त होती है और आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। सभी को धन्यवाद और कल मिलते हैं, एक नए टॉपिक पर चर्चा कल की क्लास में करते हैं। एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था पर कल की क्लास में हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद सभी को।